हेलो ऑल, मैं हूं उषा जैन भटनागर। पॉडकास्ट दिल से पर आप सबका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ और बहुत ही स्पेशल सब्जेक्ट के लिए। आजकल सभी बच्चे और पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे अब्रॉड में जाके हायर एजुकेशन लें, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करें ये समझ में नहीं आता है। तो आज का जो ये हमारा पॉडकास्ट है और जो हमारी गेस्ट है वो पिछले 5 सालों से यूएस में है। वहीं पे उन्होंने मास्टर्स किया और वहीं पर अब जॉब कर रही है। उन्होंने कैसे वहां जाकर सारी चीजें मैनेज की और उससे पहले इंडिया में उन्होंने कैसे जाने का सोचा और किस तरह से, जैसे जीरो से स्टार्ट करते हैं हम, बिल्कुल वैसी ही स्थितियां होती है। तो कैसे जाने के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए या जितनी भी एग्जाम्स वगैरह देना है उसकी तैयारी कैसे की, उसके बारे में हम जानेंगे, जो बहुत ही हेल्पफुल होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो चाहते हैं बाहर जाना और विशेषकर अगर यूएस में जाकर मास्टर्स करना चाहते हैं या किसी और जैसे फेलोशिप है या रिसर्च या और कोई भी सब्जेक्ट में कुछ भी पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये जो पॉडकास्ट है बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो अब मैं अपनी जो गेस्ट है उनका वेलकम करती हूँ। वेलकम। नमस्ते उषा जी। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो अवनी भटनागर हैं और पिछले 5 सालों से यूएस में ही रह रही है। यहीं पे इन्होंने मास्टर्स किया है। तो अब हम इनसे ही जानेंगे कि कैसे शुरुआत की और कैसे इन्होंने यहाँ आने का सोचा। तो अवनी जी, थोड़ा सा अपने बारे में डिटेल बताइए कि आपने यहाँ पे मास्टर्स किया, तो जो बैचलर की डिग्री वो इंडिया में ही की, तो किस सब्जेक्ट में आपने बैचलर्स डिग्री ली है? देखिए उषा जी, इसमें है थोड़ा ट्विस्ट। तो मास्टर्स डिग्री तो मैंने करी पब्लिक हेल्थ में, बट बैचलर्स डिग्री है मेरी डेंटिस्ट्री में। ओह वेरी गुड। जो कि हमारे लिसनर्स को शायद काफी सरप्राइजिंग लगेगा। हाँ, ऑब्वियसली है ना। तो 12th में मैंने लिया था बायोलॉजी, क्योंकि मेरी मैथ्स थी बहुत वीक। तो उसके बाद ऑप्शन हमारे पास होता है, या तो आप मेडिसिन करेंगे या तो आप डेंटिस्ट्री करेंगे। तो मैंने चूज किया उस टाइम डेंटिस्ट्री। ओके, वेरी गुड। तो 4 साल बहुत अच्छे निकले पढ़ाई के। फिर आई इंटर्नशिप में लगा ठीक है निकल जाएगा। फिर उसके बाद 1 साल प्रैक्टिस करी मैंने प्राइवेट क्लिनिक में। ओहो, वेरी गुड। जब प्राइवेट क्लिनिक में प्रैक्टिस की तब रियलिटी पता चली बिजनेस की। ओहो। कि कैसे चलता है आपका डेंटल क्लिनिक, कैसे चलेगा। ओके ओके। फिर पैशन नहीं लगा। अच्छा, क्योंकि आप कोई भी फील्ड को परस्यू करना चाहते हैं अगर अपने रेस्ट ऑफ योर लाइफ के लिए, बिल्कुल, तो उसके लिए पैशनेट होना बहुत जरूरी है कि आपको काम करने में मजा आए। बिल्कुल कि आप अपने आप को आगे के 50 साल वो चीज करते हुए देख सकते हैं कि नहीं। तो अंदर से ही वैसा फीलिंग नहीं हुआ कभी। अच्छा कि अच्छा ठीक है, मतलब जब तक था ठीक है। पर एक जो होता है ना कि ये तो बहुत अच्छा, ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है, मजा आ रहा है, तो वो कभी भी फील नहीं हुआ। अच्छा। फिर मैंने एक्सप्लोर करना चालू किया कि और क्या ऑप्शंस हैं और मैं क्या कर सकती हूँ कि जिसमें मुझे शायद मजा आए। तो अचानक से एक बार फ्रेंड से बात करते करते ये आइडिया है कि यूएस में भी तो जा सकते हैं, कि वहां एक्सप्लोर करते हैं। क्योंकि उस टाइम नया नया चालू हुआ था, कि एकदम ट्रेंड चालू हुआ था कि यूएस जाने लग गए थे तब तक। तो ऐसे ही मजाक में जस्ट एक्सप्लोर किया ऑप्शंस के। अच्छा, फिर ये एक डिग्री आई सामने, पब्लिक हेल्थ। ओके। क्यों क्लिक करी? क्योंकि इस नाम का एक सब्जेक्ट डेंटिस्ट्री में भी पढ़ा था। अच्छा। तो ये क्लिक हुआ कि अच्छा ये वहां पे भी होता है, ये ऑलरेडी पढ़ लिया। तो इसको फिर और एक्सप्लोर किया कि अच्छा आगे जाके क्या ऑप्शंस हैं। और जो मेरे फादर हैं वो ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल में काम करते थे। अच्छा। तो थोड़ा तो था कि अच्छा मेडिसिन से भी रिलेटेड है, तो मेरी जो आपका मेन कोर है उससे वो रहेगा कि अगर अच्छा ये करेंगे तो जो मेरा कोर बेसिक है कि बायोलॉजी, हेल्थ केयर, उससे मैं जुड़ी हुई रहूंगी, बट इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम डेंटिस्ट्री। यस, है ना।
तो इसको ही फिर मैंने और एक्सप्लोर किया, लोगों से बातें की जिनने ऑलरेडी ये डिग्री करी, कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो अभी कहाँ है अपने करियर में, कि आगे जाके सही में भी कुछ बात बन सकती है। क्योंकि देखिए उषा जी, यूएस जाने का जो डिसीजन है छोटी बात नहीं है। हाँ वही बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत बड़ा डिसीजन, पेरेंट्स के लिए भी, बच्चे के लिए, सबके लिए, क्योंकि आपको अपनी नई जिंदगी चालू करनी है कहीं पे जाके। तो आपको नई कंट्री जिसमें आप किसी को भी नहीं जानते, बिल्कुल स्ट्रेंज, और मेरे लिए तो फील्ड ही अलग, कि फील्ड ही नहीं पता। एक बार चैप्टर पढ़ा होगा एक दो कि ठीक है इसमें ये होता है, तो बहुत बड़ा डिसीजन। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए बहुत लोगों से बातें करी, बहुत ओपिनियंस लेके करना भी चाहिए कि नहीं, कि ये बस उसी टाइम लग रहा है कि कोई बात नहीं हो जाएगा। तो फिर लास्ट में यही रहा कि इसी को ही आगे परस्यू करना चाहिए जी। तो फिर आपने इसके लिए मतलब कोई कंसल्टेंट जो होते हैं, जो फॉरेन एजुकेशन के लिए होते हैं, उनकी हेल्प ली या खुद से ही एक्सप्लोर किया? तो ये मैं बोलूंगी 50-50। अच्छा, कैसे? तो अब देखिए, जैसे यूएस जाने डिग्री तक का मैंने संभाला कि डिग्री कौन सी करनी है, ये मैंने डिसीजन ले लिया। बट अब वहां तक पहुंचना कैसे है, क्योंकि कोई भी आप दूसरे कंट्री में जाएंगे बहुत स्टेप्स होते हैं, एग्जाम्स देने पड़ते हैं, फिर कहाँ अप्लाई कैसे करना है, कितने स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे। तो मैंने इसके लिए कंसल्टेंट की हेल्प ली। हाँ, तो उनसे पहले 1 आवर का एक फर्स्ट जब मेरा एक्सपीरियंस था, तो मैंने 1-on-1 कंसल्टेंट से जस्ट आइडिया लेने के लिए कि प्रोसेस क्या रहेगी, कैसा होगा। फिर अगली बार मैं मेरे पेरेंट्स को लेके गई वहां पे कि अब आप भी समझो इस प्रोसेस को। तो उनने आगे का स्टेप्स का जो रास्ता है वो उनने मुझे दिखाया कंसल्टेंट से। लेकिन जैसे अवनी जी, कई जो छोटे शहरों में लोग रह रहे हैं, तो वहां पे हो सकता है कि कोई कंसल्टेंट उनको अवेलेबल ना हो। तो इस पॉडकास्ट के जरिए आप उन लोगों को ये बताइए, ये गाइड करिए कि अगर आपने कंसल्टेंट की मदद नहीं ली तो आप खुद भी वहां जाने के जो भी तरीके हैं खुद कर सकते हैं, या कंसल्टेंट जरूरी ही है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हाँ, तो कैसे शुरुआत करें? जी, तो मैं आपको एक रफ बता देती हूँ स्टेप्स जो बोलते हैं। तो कंसल्टेंट भी बेसिकली आपको यही बताएंगे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। बेसिकली आपको देने होते हैं 2 एग्जाम। अच्छा, एक रहेगा आपका लैंग्वेज का एग्जाम, क्योंकि आप फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, तो आपको वहाँ की लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है। तो एग्जाम का क्या नाम होगा? 2 एग्जाम्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, एक होता है IELTS, ओके, दूसरा होता है TOEFL, ओके। तो इन दोनों में से कोई भी आप लेंगे तो चलेगा, मतलब सब कंट्री में सब चलेगा? हाँ, जो भी जहाँ की भी प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश है, वहाँ पे ये दोनों टेस्ट मान्य होता है, और दोनों का इक्वल वेटेज है। ऐसा नहीं है कि ये टेस्ट देंगे तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब दोनों कोई सा भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और बाकी जो दूसरा एग्जाम है वो डिपेंड करेगा आप कौन सी फील्ड चूज कर रहे हैं मास्टर्स करने के लिए। लाइक देखिए, जैसे मेरा मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ था, तो वैसे ही अगर आप इंजीनियरिंग भी करेंगे तो आपको देना पड़ेगा GRE, ओके, जिसमें मैं थोड़ा आपको इसका डिटेल भी बता देती हूँ इस एग्जाम का। तो GRE में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका इंग्लिश का ही वापस से, अच्छा है ना, और एक होता है आपका मैथ्स का पार्ट, है ना, जो कि अब जिनने बायो पढ़ी है तो थोड़ी टेंशन हो जाएगी, टेंशन होगी, है ना, बट ज्यादा नहीं होती। 10th तक जितनी हमने मैथ्स पढ़ी है उतनी होती है, मतलब बहुत ऐसा डिफिकल्ट नहीं। हाँ, मतलब आप अगर प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे तो आपसे हो जाएगा। अच्छा, कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है। अच्छा, ये मैं कह रही हूँ क्योंकि मतलब फ्रॉम समवन जिसकी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं थी इसके टाइम तक, क्योंकि आपने बायो लिया था, बिल्कुल इसीलिए। तो अगर मैंने कर लिया तो कोई और भी कर ही सकता है डेफिनेटली। नहीं, तो जैसे कोचिंग ज्वाइन करना पड़ सकती है या खुद ही सेल्फ स्टडी से हो सकता है? सेल्फ स्टडी से बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन की वो मैंने खुद से ही करी पूरी। अच्छा, मैंने मतलब कुछ हेल्प, मतलब बुक्स ली या यूट्यूब या बहुत, अगर आपको बुक्स भी नहीं खरीदनी है, यूट्यूब वगैरह पे इतना ज्यादा मटेरियल है। यूट्यूब पे, गूगल पे बहुत सारे सैंपल पेपर्स हैं, बहुत चैप्टर्स के आपको PDF मिल जाएंगे फ्री के, तो आप आराम से उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। बिल्कुल। और मैंने जो प्रिपरेशन करी थी, मैंने सिर्फ एक ही बुक खरीदी थी। अरे वाह! और उससे ही मैंने सारी प्रिपरेशन करी थी। अरे तो ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं, मतलब मैं कहूंगी कि बोर्ड एग्जाम से तो बहुत कम प्रिपरेशन ही लगेगी। अच्छा, है ना, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, तो जैसे GRE का आप एग्जाम बोल रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसा कट ऑफ या ऐसा कुछ होता है क्या कि इतने नंबर आने चाहिए तभी आपको एडमिशन मिलेगी, या इस तरह का कुछ? देखिए, US में कट ऑफ सिस्टम
नहीं है इतना। अच्छा अच्छा। ठीक है, बट एक होता है ना डिसेंट मार्क्स होता है कि इतने आएंगे तो ज्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छा admission हाँ, मतलब यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग वाला मामला बनेगा यहाँ पे। तो GRE जो है एग्जाम, उसमें कहते हैं 300 और उसके ऊपर आपके जितने भी नंबर आए बहुत अच्छे, अच्छी यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा एडमिशन। अगर नहीं भी आए एडमिशन मिल जाएगा, थोड़ी कम अच्छी यूनिवर्सिटी में मिलेगा शायद, बट एडमिशन मिल जाएगा जी। और दूसरा जो आप कह रहे हैं लैंग्वेज का जो टेस्ट है, तो उसमें नंबर्स होते हैं या कोई और क्राइटेरिया होता है इसमें? देखिए, जो मैंने GRE में जो इंग्लिश बोली, वो रिटर्न ही एग्जाम होता है, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं उसमें, MCQ टाइप होता है उसमें। अच्छा, तो उसमें थोड़ी वोकैबुलरी होती है, वो अलग तरह का होता है। तो उसमें भी आप जो स्टडी मटेरियल है उसमें आपको मेमोराइज ज्यादा करना है। अच्छा अच्छा, वो मेमोराइजेशन पे डिपेंडेंट है GRE वाला जो इंग्लिश है। और जो दूसरा मैंने लैंग्वेज वाले जो दो आपको बताया एग्जाम, उसमें आपको काम आएगा आपका एक्सपीरियंस ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। ओके। हाँ, तो उसमें एलिमेंट्स होते हैं स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, है ना। तो ये सभी चीजें मतलब आप जैसे कोई इंग्लिश सीरियल देख रहे हैं, तो उसमें ये सब एलिमेंट्स आपके हो गए, है ना। तो आप सुनेंगे इंग्लिश, है ना, आप बोलेंगे इंग्लिश, लिखेंगे इंग्लिश, ये सब तो आपके डेली एक्सपीरियंस वाला काम आएगा इसमें। अच्छा। तो वो एग्जाम में कहूंगी वो आसान है। अच्छा, लेकिन कहते हैं कि वो ज्यादा बच्चों को टफ लगता है। वो इसलिए शायद टफ लगता है क्योंकि मतलब मुझे, मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है उसका सबसे टफ पार्ट था स्पीकिंग जी। राइटिंग और लिसनिंग इतना नहीं है, क्योंकि आजकल हम टीवी पे इतनी इंग्लिश सुनते हैं कि हमारे कान यूज्ड टू हो गए उतनी इंग्लिश सुनने के, है ना। तो सबसे कठिन पार्ट था मेरे लिए स्पीकिंग। नॉट बिकॉज मेरे को इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, बिकॉज उस एग्जाम में होता है, एग्जामिनर आपके सामने बैठा होता है, आप एंटर करते हैं एग्जाम हॉल में, वो आपको एक टॉपिक देता है, उसी टाइम बैठे बैठे आपको उसी टाइम बोलना है 5 मिनट उस टॉपिक। अच्छा, ऑन द स्पॉट मिलेगा, मतलब रैंडम टॉपिक मिल सकता है, कोई भी रैंडम टॉपिक, कोई भी रैंडम। अब जैसे मुझे याद है मेरे एग्जाम में उनने मुझे मॉल्स के बारे में पूछा था, क्योंकि मैंने मेरा एग्जाम दिया था सूरत में, और सूरत में बहुत मॉल्स हैं, और मेरा जो एड्रेस था उसमें मैंने मेंशन किया था कि मैं एक मॉल के ऑपोजिट रहती हूँ। तो उनने मेरा वो एड्रेस पढ़ा और उन्होंने बोला अच्छा मॉल के बारे में बताओ, बोलो 5 मिनट। तो उस टाइम सोचना भी है, अच्छी इंग्लिश बोलनी भी है, और ऐसा नहीं है कि कोई सर पैर ही नहीं है उस कन्वर्सेशन का, है ना। बिल्कुल, मतलब कि अगर मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, मीनिंगफुल होना चाहिए कि अब सही में मतलब मॉल को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इससे वो लोग क्या टेस्ट करते हैं कि आप अमेरिका जाएंगे या UK जाएंगे तो आप लोगों से बात कर पाएंगे कि नहीं, कि अपनी बात रख पाएंगे कि नहीं, उनकी बातें समझ पाएंगे कि नहीं, है ना। तो ज्यादातर मुझे लगता है कि लोग इसमें घबरा जाते हैं, और इसमें उनके बहुत बैंड कम आते हैं। लेकिन आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि कैसे तैयारी करनी है, मतलब किताबी तैयारी नहीं है इसकी, बिल्कुल किताबी तैयारी, मतलब इसकी प्रैक्टिकल तैयारी ज्यादा होगी। बोलना चालू करिए, सुनना चालू करिए, ज्यादा चीज। मतलब बच्चों के लिए आपकी तरफ से यही टिप है कि जो सीरियल आप देखते हैं, अब एंजॉय करने के लिए नहीं, थोड़ा सुनने, शब्द समझो, हाँ, उस पे ध्यान दो कि प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है, कैसे शब्द को बोल रहे हैं, है ना। तो आपका बोलने का भी फायदा ही होगा। ये तो एक स्किल है इंग्लिश तो आजकल के जमाने में जी। तो ये जो दोनों आपने एग्जाम दिए, GRE एंड जो लैंग्वेज का IELTS या TOEFL, आपने कौन सा IELTS दिया था? जी, मैंने IELTS दिया था। तो इसके जो भी रिजल्ट्स हैं वो ऑन द स्पॉट ही आ जाते हैं, मतलब तुरंत ही मिल जाते हैं ना? देखिए, जो GRE एग्जाम है वो जैसे ही आप अपना लास्ट क्वेश्चन सबमिट करेंगे वो आपको कैलकुलेट करके उसी टाइम आपका रिजल्ट बता देगा। बट ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसका रिजल्ट आपको 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद मेल में आएगा। अच्छा जी। तो फिर इसके बाद का क्या प्रोसेस होता है कि जैसे हमने किसी यूनिवर्सिटी में फिर अप्लाई करना होता है, जी, तो मतलब ये वाले दोनों जो नंबर्स हैं वो आपको वहां पे सबमिट करने पड़ते होंगे, प्लस जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो लोग मांगते हैं? जी, तो मैं स्टार्ट करती हूँ ये बता के कि जो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज होती हैं उसमें 2 टाइम एडमिशन होता है, 2 साइकिल्स होता है एडमिशन के। ओके। फर्स्ट साइकिल होता है आपका फॉल का,
फॉल है अगस्त सितंबर अच्छा, के महीने, अच्छा। और एक होता है विंटर का। विंटर महीना है आपका जनवरी। तो ये 2 सेशन स्टार्टिंग टाइम होता है। अच्छा, जैसे अपने इंडिया में तो केवल जून जुलाई में ही होता है, एक ही सेशन होता है। वहाँ पे 2 सेशंस होते हैं, तो आपके पास 2 बार मौके हैं। हाँ, क्या सपोज इसमें नहीं मिला तो आपके पास आप जानते हैं, अगर आप इस वाले के लिए लेट हो गए थोड़ा, तो आपके पास स्टिल मौका है थोड़े महीने बाद कि आप इस वाले में जा सकते हैं। तो मैं आई थी जनवरी वाले सेशन में, क्योंकि तब तक मेरा एप्लीकेशन, मुझे लेट हो गया था वो वाली एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए। और एक और मैं बात ऐड करना चाहती हूँ यहाँ पे, कि जब भी आप सोच रहे हैं अप्लाई करने का, उसके कम से कम 1 साल पहले से आपको तैयारी चालू करनी है। अच्छा, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है ये। मतलब आप चाहो कि अगर आज मैंने सोचा 2 महीने बाद मैं एडमिशन ले लूं तो पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि ज्यादातर लोग, अब जैसे हम बात करें मास्टर्स के लिए जाएंगे, तो या तो वो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, है ना, और या तो वो कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। तो इतना टाइम उन्हें रोज अपने डेली लाइफ में मिलेगा ही नहीं कि वो पूरा दिन इसको डेडिकेट कर पाए। तो जितना हाफ डे आपको मिलेगा, या दिन में 4 घंटे आप प्रिपेयर करेंगे, तो 1 साल आपको लग ही जाएगा। अच्छा, इस प्रिपरेशन। हाँ, मतलब ये जो पूरा दोनों एग्जाम देंगे तो उसके लिए आप, और मैं सजेस्ट भी करूंगी कि आप टाइम ले, तो आपका एक ही बार में होगा ना, मतलब आपकी ये जो प्रोसेस है, आपने का टाइम इन्वेस्ट किया है, ये वेस्ट नहीं जाएगा। वेस्ट नहीं जाएगा। बहुत अच्छा। फिर उसके बाद जैसे ही हमारा ये दोनों मार्क्स हमने ऐड कर दिए, हमने अलग अलग यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, तो जैसे अप्लाई करने के कितने दिनों बाद वहां से कुछ भी आपके पास आता है? जी, तो मैं मेरा शेयर करती हूँ आपके साथ एक्सपीरियंस। तो मैंने एप्लीकेशंस डाली थी अगस्त और सितंबर के महीने में, और जो मुझे पहला रिजल्ट आया था, मुझे याद है दिसंबर के फर्स्ट वीक में आया था। मतलब 2 मंथ जितना लगता है, 2 to 3 months लगेगा। मतलब उसमें आपको घबराने की या चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं है, कोई बात नहीं है। और ऐसा भी होता है कि जैसे यूनिवर्सिटीज में यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि या तो आप एक्सेप्ट होते हैं, या आप रिजेक्ट होंगे, या आप वेट लिस्ट में जाएंगे। तो सब कुछ बताते हैं वो? जी, वो आपको लेटर भेजेंगे, उसमें लिखा होगा आप एक्सेप्ट हो गए, या आप रिजेक्ट हो गए, या आप वेट लिस्ट में हैं। अच्छा। तो अगर आप वेट लिस्ट में भी आते हैं तो दिल छोटा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छा। हो सकता है मिल जाएगी सीट। और मल्टीपल यूनिवर्सिटी में भी करना चाहिए? जी, मैंने टोटल 7 यूनिवर्सिटीज में किया। और अगर आप कंसल्टेंट के पास जाएंगे, तो अब मेरे कंसल्टेंट ने भी ये किया था कि मुझे एवरेज यूनिवर्सिटीज दी थी, और मुझे लग रहा था कि मेरा तो इससे कैपेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। स्कोर भी ज्यादा था। तो फिर मैंने उनकी बात नहीं मान के 5 यूनिवर्सिटीज अपनी ही मर्जी के करियर। अच्छा, मतलब टोटल आपने 7 करी। तो अगर आप कंसल्टेंट की मदद ले भी रहे हैं, अपनी रिसर्च पूरी करिए। अच्छा। हाँ। प्लस आपकी जितने 7 जगह पे आपने अप्लाई किया, तो 7 जगहों से आपको मिला था? जी, मेरे 100% एक्सेप्टेंस। मतलब वेरी गुड। तो फिर उसमें आपने चूज किया कि कौन सा मुझे लेना चाहिए? क्योंकि उसमें स्कॉलरशिप का भी बड़ा रोल रहता है। तो मैं ये भी ऐड करूंगी कि 7 जगह मैंने अप्लाई किया, उसमें से 4 कॉलेजेस में मुझे स्कॉलरशिप भी ऑफर हुई। अच्छा। जी। अच्छा, तो फिर उसमें से मैंने चूज किया किस बेसिस पे? फर्स्ट मैंने देखा रैंकिंग ऑफ कॉलेज, क्योंकि अमेरिका में कॉलेज की रैंकिंग बहुत मैटर, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है आपके आगे करियर प्लेसमेंट आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको केवल पढ़ना नहीं है, जॉब मिलना भी बहुत हम जरूरी है। क्यों कर रहे हैं ये? हम करियर बनाने के लिए ही कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये वाला मैंने इसलिए चूज किया। सो मैं बता देती हूँ यूनिवर्सिटी का नाम जो मैंने चूज करी। सो मैंने मास्टर्स किया है बॉस्टन यूनिवर्सिटी। वेरी गुड, बहुत अच्छा रैंक है इसका। बहुत अच्छा, मतलब जो मैंने डिग्री करी है उसमें अभी आज की डेट में यूएस में 6th नंबर पे आता है। ओहो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बहुत प्रेस्टिजियस डिग्री है यहाँ से। तो फर्स्ट जैसे मैंने बोला रैंकिंग, दूसरा लोकेशन। लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कि अगर बहुत टॉप फर्स्ट रैंकिंग भी यूनिवर्सिटी है, बट वो बहुत छोटे शहर में जहाँ पे कंपनीज नहीं है, तो आपको नहीं काम आएगी। क्योंकि आपको जाना तो मार्केट में है ना, उसके बाद नौकरी ढूंढना है। तो बॉस्टन मैंने क्यों चूज किया? क्योंकि बॉस्टन में हब है फार्मास्यूटिकल्स और मेडिसिन का। तो मुझे ये पता था कि हेल्थ केयर इधर है। मतलब हेल्थ केयर वाले जो भी बच्चे अगर जानना चाहते हैं, यूएस में आना चाहते हैं, तो बॉस्टन को जरूर ध्यान में रखिए। यहाँ की यूनिवर्सिटीज को मतलब प्रायोरिटी दें। जी, और अगर आईटी में भी है, तो आईटी में बॉस्टन है, सैन फ्रांसिस्को है, न्यूयॉर्क, टेक्सास। ये मैं बोलूंगी 4 सिटीज हैं जो आपको ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। मतलब पढ़ाई के लिए भी, क्योंकि वहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी। ज्यादा है, बिल्कुल। अवनी जी, इसके बाद जो बहुत सबसे, ये तो
कॉलेज की बात हो गई जो हमने अपने नॉलेज के थ्रू, एग्जाम के थ्रू हमने चूज कर लिया। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है वो होता है फाइनेंस। राइट राइट राइट। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो फॉरेन का एजुकेशन और विशेषकर यूएस में वो बहुत कॉस्टली है। राइट यस। तो वो कैसे मैनेज किया जाता है, या आपने कैसे उसकी तैयारी की थी, या क्या क्या आप मतलब उसके बारे में कैसे कैसे चीजों को आप, जैसे बैंक के थ्रू बच्चे लोन लेते हैं या अदर जो भी चीजें आपने कैसे मैनेज की? राइट। सो इसमें फर्स्ट स्टेप होगा, जैसे ही आपको एडमिशन मिलेगा, तो आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसको कहते हैं I-20। ओके, ठीक है, ये है आपका वीजा का डॉक्यूमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इस पे होगा आपका यूनिवर्सिटी का नाम, आपकी डिग्री का नाम। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होगी आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड, वो होगी आपकी टोटल फीस और लिविंग एक्सपेंसेस। ये एक फिगर वो लिख के भेजते हैं कि आपकी जो, जैसे अगर 2 साल की डिग्री है तो टोटल कितनी पढ़ाई की फीस होगी, एंड टेंटेटिव लिविंग कितना होगा आपका एक्सपेंसेस। अच्छा, ठीक है, तो ये जो टोटल फिगर बनेगा आपके पास इतने पैसे अकाउंट में होने चाहिए। अच्छा जी, मतलब आपके पेरेंट्स के या जी। तो ये आपको कब बोलेंगे वो कि हमें देखने हैं पैसे? ये आपको लगेगा जब आपका वीजा का इंटरव्यू होगा। अच्छा, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। जी। तो मैं आऊंगी इस पॉइंट पे वापस। बट ये आपको याद रखना है कि ये जो फिगर है इससे ज्यादा ही थोड़े उस टाइम आपके अकाउंट में होने चाहिए। मतलब आपको पहले से फाइनेंस अपने मैनेज करने और ऐसा भी नहीं कि आज आपका इंटरव्यू और आपने कल ट्रांसफर करा। ये भी नहीं, आपको स्टेबल फाइनेंसेस दिखाने। लेकिन जैसे जो बच्चे लोन लेते हैं, कोई बैंक से एजुकेशन लोन लेते हैं, तो उस केस में क्या होता होगा? उस केस में बैंक आपको वो बैलेंस करके देता है, एंड आपको लोन का एक डॉक्यूमेंट मिलता है जो आप इंटरव्यू में दिखा सकते हैं कि हमें खुद का नहीं है इनकम, बट ये लोन है तो हमारे पास इतने फंड्स हम पे कर सकते हैं, अवेलेबल फंड्स हैं हमारे पास। अच्छा जी। तो आजकल ज्यादातर बच्चे, मैं कहूंगी कि लोन, एजुकेशन लोन से ही आते हैं यहाँ पे, है ना। तो फाइनेंसेस मैं बोलूंगी कि इतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, अब नहीं रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा एजुकेशन, हर बैंक का अलग अलग लोग वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। जी। तो काफी आसान हो गया है। अब हम आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो है वीजा। यस। वो कैसे, क्या प्रोसेस होगा, क्या चीजें होंगी उसके लिए? यूएस वीजा सुनते ही सब लोग बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि सुनना, दूसरों से सुनते हैं एक्सपीरियंस कि हमारा तो रिजेक्ट हो गया। एक्सेप्टेड वाले बहुत कम ही एक्सपीरियंस सुनाई देते हैं। ज्यादातर लोग यही बोलते हैं कि अरे हमारा तो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। की टू क्रैकिंग द वीजा इंटरव्यू इज कॉन्फिडेंस एंड ऑनेस्टी। ओके, बस झूठ नहीं बोलना है, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है। जो है बता दो, लोन लिया है बता दो, कोई रिश्तेदार यूएस में रहता है बता दो। अच्छा, झूठ नहीं बोलना है। अच्छा, ओके, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है। और जो भी है कॉन्फिडेंटली जवाब दे दो। अच्छा जी। तो जैसे वीजा का भी क्या प्रोसेस है? जैसे पासपोर्ट होता है, फिर उसके बाद हम वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, है ना? तो थ्रू नेट ही करते हैं। जी। जैसे अप्लाई किया, फिर उसके बाद वो लोग आपको मतलब कितनी बार बुलाते हैं? देखिए, फर्स्ट आपका स्टेप रहेगा जब आप वीजा इंटरव्यू के लिए मतलब करेंगे तैयारी, फर्स्ट आप डॉक्यूमेंट भरेंगे DS-160। अच्छा, DS-160 में आपका इंडिया में जो एड्रेस है, इंडिया की आपकी सारी डिटेल्स ले ली जाएंगी। अच्छा, फिर आपका कहाँ जा रहे हैं यूएस में, वो सब डिटेल्स ले ली जाएंगी। क्या करने जा रहे हैं, आपका पर्पस क्या है विजिट का, वो सब डिटेल्स ले ली जाएंगी। अच्छा। तो आपको ऑनेस्टली भर देना है वो सब। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है DS-160। अच्छा, ये ही डॉक्यूमेंट ऑफिसर्स के पास होता है जब वो हमारा इंटरव्यू ले रहे होते हैं। अच्छा, तो आपको कुछ भी झूठ नहीं बोलना है, मतलब उससे टेली करना चाहिए। यस। तो जो भी आप बोलने वाले हैं वही लिखा हुआ, और जो भी लिखा है वो ही बोलिए। तो वो सच के केस में ही होगा। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो याद नहीं रहेगा, गड़बड़ हो जाएगी, एंड फिर आपका उसी पॉइंट पे वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो ये हो गया एक चीज। फिर इसके बाद वीजा इंटरव्यू होता है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट बोलते हैं बायोमेट्रिक्स पार्ट। अच्छा। सेकंड होता है आपका असली इंटरव्यू। अच्छा। बायोमेट्रिक्स पार्ट में कुछ भी नहीं होता है, उसमें आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। अच्छा, ओनली फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, दैट्स इट। वो बहुत छोटा अपॉइंटमेंट होता है, मतलब एक बार ऑफिस में जाएंगे 10 मिनट में बाहर आ जाएंगे, कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, ठीक है। मेन जो है वो है वीजा इंटरव्यू वाला दिन। वो बहुत टफ है, बहुत। उस टाइम टेंशन भी बहुत होती है जब वीजा इंटरव्यू। बिल्कुल ऑब्वियस है वो। ठीक है, तो आप
अपने डॉक्यूमेंट सब लेके जाइए। हाँ। ठीक है, तो आपको क्या क्या कैरी करना है? फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट DS-160, जैसे मैंने पहले भी बोला, आपका अपॉइंटमेंट का प्रिंट आउट। ठीक है, एंड जो मैंने पहले मेंशन किया था, आपको एक I-120 जो आपको मिलेगा वो यूनिवर्सिटी की तरफ से वो आपको कैरी करना है। पासपोर्ट कैरी करना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो तो सबसे ज्यादा। फिर आपकी पासपोर्ट साइज फोटोज, एंड जो आपने बैंक से अगर लोन लिया है उसका डॉक्यूमेंट, या अगर नहीं लिया है बैंक, उस केस में आपका बैंक का स्टेटमेंट कि आपका कितना बैलेंस है, ये सब। तो ये है कि डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ आपको कि ये सब कैरी करना है। उसके अलावा जो आपको एडमिट लेटर आया आपकी यूनिवर्सिटी से कि हाँ भाई हमने एक्सेप्ट किया है स्टूडेंट को, वो एडमिशन लेटर आपको जरूर लेके जाना है। जी, क्योंकि ज्यादातर देखिए इंटरव्यू में ऐसा होता है, डॉक्यूमेंट्स मांगते नहीं है वो लोग, बट कभी अगर आपसे मांग लिए कोई प्रूफ, तो हमारे पास होना है। तो थोड़े ज्यादा भी कैरी करने पड़ गए डॉक्यूमेंट्स, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा कैरी करिए, कोई बात नहीं है उसमें। ठीक है, तो वीजा इंटरव्यू ज्यादातर जो आपका टोटल आपके अंदर जाने से बाहर आने तक, मैं कहूंगी एटलीस्ट 2 या 3 घंटे तक टोटल होता है ये सब। अच्छा जी, मतलब इंटरव्यू इतना लंबा होता है? इंटरव्यू सिर्फ 2 मिनट का होता है। ओके। लाइन इतना चेकिंग, सिक्योरिटी चेकिंग, उस इंटरव्यू विंडो तक पहुंचने में ही आपको इतनी देर लग जाती है। हाँ, और वो बड़ा टेंशन वाला टाइम कि ऐसे भी होता है, जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे आगे 2 और स्टूडेंट्स थे, दोनों रिजेक्ट हो गए। और फिर मुझे इतनी ज्यादा टेंशन हो गई कि अब मेरे आगे तो दोनों हो गए, अब मुझे भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये है इंटरव्यू का खेल, सिर्फ 2 मिनट का है वो। कि वो आपसे शायद टोटल 5 क्वेश्चंस पूछेंगे बस। आपसे क्या पूछे थे? तो मुझसे फर्स्ट यही पूछा था कि क्या डिग्री परस्यू करने वाली हूँ मैं, और मुझे क्यों ये डिग्री परस्यू करनी है, और मेरा US में ऑलरेडी कोई रिलेटिव्स रहते हैं कि नहीं रहते हैं। फिर ये पूछा था कि एजुकेशन फंड कौन करने वाला है, स्टे कौन फंड करने वाला है। तो तब मैंने बोला था मेरे फादर करने वाले हैं। ठीक है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जिसपे जाके रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस टिका हुआ है। अच्छा, वो है वो क्वेश्चन कि आर यू गोइंग टू कम बैक टू इंडिया। जिसमें ज्यादातर लोग बोल देते हैं कि नो, हम तो जॉब करेंगे US में। ये आपको नहीं बोलना है। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें ऑनेस्टी नहीं दिखानी है इस एक क्वेश्चन में, क्योंकि देखिए अब हम जा रहे हैं दूसरी कंट्री में, टेक्निकली हम वहां के लोगों का जॉब छीन रहे हैं। अगर हम वहां पे नौकरी करेंगे, उन्हें तो वो चाहिए नहीं, वो चाहते हैं उनके लोग ही जॉब करें। तो जब वो ये क्वेश्चन पूछेंगे कि आप इंडिया वापस आएंगे कि नहीं, तो आपको देशभक्ति दिखानी है कि हम आएंगे इंडिया वापस, हम अपने देश में सेवा करेंगे, जो हमने वहां सीखा है वो हम यहाँ पे आके यूज करेंगे। बस ये बोल देंगे आप, एक्सेप्ट हो जाएगा। अच्छा, आपने बहुत ही की पॉइंट है। ये मेक और ब्रेक क्वेश्चन है आपका। अच्छा। फिर जैसे कि हमारा सिलेक्शन मतलब हुआ नहीं हुआ, वीजा हमको मिलेगा, ये कैसे मालूम पड़ा आपको? कुछ ज्यादा नहीं होता है, वो आपका पासपोर्ट लेंगे पहले ही, अपने पास रख लेंगे। अगर रख लिया एक्सेप्ट हो गया, अगर आपको वापस मिल गया रिजेक्ट हो गया। तो कोई ऑफिसर जो ज्यादा लीनियंट होते हैं बोल भी देंगे कि ओके डन, ज्यादातर नहीं बोलते। अच्छा, तो ये आपको खुद ही समझ जाना। अगर वापस आ गया अपने हाथ में पासपोर्ट, तो रिजेक्ट हो गया। ओके। अच्छा, फिर जैसे कि ये वीजा वाला प्रोसेस हो गया, तो उसके बाद जो आपको पासपोर्ट उन्होंने रख लिया, वो आपके पास वापस कब आता है? ये भी है 2 से 3 हफ्ते। 3 हफ्ते, मतलब इतना विंडो पीरियड है वहां पे भी। और इसमें भी 2 तरह के डिलीवरी होता है। अगर आपने प्रीमियम प्रोसेसिंग करी तो 2-3 हफ्ते में आएगा। अगर नॉर्मल प्रोसेसिंग करी 6 हफ्ते में आएगा। अच्छा जी। तो जैसे ये पूरा जो वीजा का प्रोसेस है, मीन्स शुरुआत से लेके, मतलब जब आपने एग्जाम दिया GRE का, देन जिस दिन आपको वीजा मिल गया, तो टोटल कितना पैसा लग जाता होगा केवल इस प्रोसेस में ही? जी, तो GRE एग्जाम्स की फीस मैं कहूंगी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी वीजा की फीस है। अच्छा जी, मेजर आई वुड से वीजा की फीस है, एंड बाकी जो कॉलेज एप्लीकेशन की फीस होती है वो होती है। तो मीन्स हर कॉलेज की अलग अलग फीस होती है। तो आई थिंक रेंज जितना मुझे याद है $100, $150 यहाँ तक भी होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको अपनी जो मार्कशीट्स हैं बैचलर्स की, वो डायरेक्ट कॉलेज को कुरियर भी करनी पड़ती है।
आपके अपने एक्सपेंसेस पे। हाँ, अच्छा। तो ये एडिशनल है जो कोई कॉलेज कवर नहीं करेगा, ये आपके पर्सनल एक्सपेंसेस अच्छा, है। मतलब कितना टेंटेटिवली 50,000 से लेके 1 लाख तक का शायद खर्च हो जाता होगा, इजीली, क्योंकि आपको बाहर जाके 2 बार अगर वीजा के लिए जाना भी है। बिल्कुल। टोटल मीन्स आपको थोड़ा सा ये मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपको वीजा मिल ही जाएगा। मतलब 1 लाख खर्च करके भी हो सकता है नहीं मिले वीजा। और एक ये भी बात है कि सपोज कॉलेज ने आपको एडमिट लेटर दे दिया, I-20 भी दे दिया, लेकिन वो गारंटी नहीं है कि आपको वीजा मिलेगा ही। तो वही, अब जैसे मैं सिनेरियो बताती हूँ आपको। मेरी क्लासेस हो रही थी चालू शायद जनवरी 21 से। हाँ। मुझे वीजा मिला है जनवरी 5 या 6 तारीख को। मेरे हाथ में आया है वीजा। हाँ। तो ऐसा भी बहुत बार होता है कि बिल्कुल लास्ट बिल्कुल एंड मोमेंट पे ही आपका ऐसा रहता है कि अच्छा जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, वो जा पाएंगे, फिर आपको टिकट भी करानी होती है। बहुत सारी चीजें आपकी टिकी हुई है उस एक चीज पे। तो वही, कोई गारंटी नहीं है। एडमिशन मिल गया, दैट डज नॉट गारंटी कि आप यूएस पहुंच ही जाएंगे। क्योंकि वीजा सबसे इम्पोर्टेंट मतलब यहाँ पे रोल उसका वीजा का बहुत है। एडमिट मिले नहीं मिले उसके बगैर भी आप ट्रैवल वीजा पे तो यहाँ आ ही जाते हैं ना लोग, बट वही एडमिट डज नॉट गारंटी। लेकिन जैसे जो लैंग्वेज वाला जो आपने टेस्ट दिया और उसका जो रिजल्ट आता है, तो वो भी कहीं वीजा में कुछ काम आता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं आता। उसका कोई रोल नहीं। आपके कितने भी नंबर आए उसमें, अच्छा, मतलब उसमें कोई रोल नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो जैसे आप यूएस में आए हैं, तो वो वीजा क्या कहलाता है? कौन से टाइप का वीजा है वो? तो जो पढ़ाई करने आते हैं तो आपको मिलता है F1 वीजा। अच्छा, वो कितने साल का है? सो F1 वीजा आपको मिलता है 2 + 3 इयर्स का, 5 इयर्स इन टोटल। मीन्स ज्यादातर जो मास्टर्स डिग्री होती है इन यूएस वो होती है 2 साल की। अच्छा, फिर इसमें एक मैं डिटेल दूंगी आपको जो काम आएगी शायद लिसनर्स को। हाँ, बिल्कुल। तो जब आप इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी या मैथमेटिक्स, ये है एक टर्म स्टेम। अच्छा। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ओके। इनसे रिलेटेड जब आपकी कोई डिग्री होगी मास्टर्स की, तो आपको मिलेगा ओपीटी। ओपीटी है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो है जॉब। जो परमानेंट फुल टाइम जॉब, ये है ओपीटी। अच्छा। तो ये हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है ध्यान रखने की, कि जब भी आप कॉलेज सिलेक्ट करेंगे या अपना कोर्स सिलेक्ट करेंगे, मेक श्योर वो स्टेम के अंदर आता है। अच्छा जी। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपका स्टेम कोर्स नहीं है, 2 साल डिग्री हो गई आपकी, उसके बाद सिर्फ 1 साल है आपके पास। सिर्फ जॉब सर्च करना, जॉब करने के लिए ही। अच्छा। उसके बाद आप जॉब कर नहीं पाएंगे। अच्छा जी, मतलब आपको डिपोर्ट होना पड़ेगा, आपको आना ही पड़ेगा वापस, या दूसरे रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। अच्छा। तो ये जो, और फिर लोग पूछेंगे कि और 2 ही तो साल मिल रहे हैं, उसमें क्या? इसमें आता है फिर नेक्स्ट वीजा का रोल, जो है H1B। जो काफी लिसनर ने सुना होगा कि एम्प्लॉयमेंट के लिए H1B बहुत जरूरी है यूएस में। तो ये जो एडिशनल 2 साल है, ये आपको एडिशनल 2 और लॉटरीज देता है H1B की। सो आपके पास टोटल हो गई 3 लॉटरीज जी। तो एक बार H1B मिल गया, फिर अनलिमिटेड टाइम के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं अपना एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल। सो मतलब मेक श्योर फॉर एवरीवन हु इज लिसनिंग, मेक श्योर योर कोर्स इज STEM। क्योंकि बहुत लोग गलती करते हैं कि एक्साइटमेंट में कि ठीक है जिसमें मिल रहा है ले लो। ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपने ले भी लिया, आप आ भी गए, आपको कोई काम का नहीं होने वाला। फिर आपका वही स्ट्रगल चालू हो जाएगा जो इंडिया में चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये एक बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। स्टेम वाला जो बात आपने बताई बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अवनी जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमसे शेयर कर दी है। लगभग सारी चीजें आपने नेविगेट कर दी है, कवर कर ली है। एग्जाम से लेके वीजा, फाइनेंस, मीन्स एवरीथिंग जो आपको यूएस तक पहुंचा दे, वो सारी बातें आपने हमसे शेयर की है। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी शेयर की, और जो भी हमारे पॉडकास्ट को देख रहे होंगे और जो बच्चे यूएस में आना चाहते हैं, उनके लिए तो ये पॉडकास्ट बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आपका अवनी जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही प्रेशियस नॉलेज हमसे शेयर की है। तो आगे के जो कुछ पॉडकास्ट में हम जरूर ये आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार आप यूएस पहुंच तो गए, उसके बाद स्टूडेंट्स को क्या क्या फेस करना पड़ता है, फाइनेंशियली भी, कुछ जॉब भी करने पड़ते होंगे,
सोशल भी यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो वो भी सारी चीजें हम आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में जरूर जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल उषा जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अगर आप अवनी जी से और कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, तो आगे के पॉडकास्ट में हम उन सारी चीजों को इनसे अवश्य ही जानने की कोशिश करेंगे और वो सारी चीजें कवर करेंगे। थैंक्स वंस अगेन। मोस्ट वेलकम उषा जी।